एम आई ऑडिबल? हाँ, गुड। चलो स्टार्ट करें। चलो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th फिजिक्स, आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ले एक्चुअली हम बात करते हैं पहले लाइट की, जिसके लिए हम एक्चुअली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो व्हाट इज द लाइट? सबसे पहला ही अगर हमारा टर्म देखा जाए तो लाइट क्या होता है ना? तो लाइट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक्चुअली एक एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी मीन्स कौन सी एनर्जी? तो एक ऐसी एनर्जी जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स या फिर बोलें तो फोटोन्स कैरी करते हैं। उन फोटोन्स, ये फोटोन्स उस लाइट एनर्जी को किस फॉर्म में कैरी करते हैं? तो एक सिंपल हमारा आंसर होगा, द लाइट फोटोन कैरी द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये एनर्जी को कैरी करते हैं। तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली लाइट क्या होती है, तो लाइट आपकी एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में शो हो रही है, प्रोपगेट करती है और कुछ एनर्जी को कैरी करती है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं लाइट, सिंपल। अब हमारे डेली यूज़ में जनरली अगर हम लाइट को क्या यूज़ होता है, तो लाइट हमारे जनरली डेली यूज़ में बहुत यूज़फुल होती है। बट एक सिंपल अगर हमारा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इसका एप्लीकेशन है, तो लाइट की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जब ये रे ऑफ लाइट या जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुंचती है, तभी हमें उस ऑब्जेक्ट के होने का एक्सपीरियंस होता है। तो लाइट क्या हो गई? तो लाइट एक ईएम वेव हो गई, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक फोटोन कैरी करता है। कौन कैरी करता है इनको? तो फोटोन कैरी करता है। और जब ये रे ऑफ लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आई तो हमें उस ऑब्जेक्ट के होने का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक लाइट आपका एक क्लियर हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यही लिख लेते हैं कि रे ऑफ लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से एक एनर्जी के फॉर्म में होती है और ये किसी ऑब्जेक्ट को देखने के कुछ काम आती है। इट विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के। अगर आपके पास आप खुद ही सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखा हुआ है, क्या वो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक नहीं पहुंची है। और जब तक कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आइज तक नहीं पहुंचती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन हमारा जो हो गया यहाँ पर कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आता है, ठीक है। अब सेकेंड वाला, कब ऑब्जेक्ट दिखेगा? तो जब रे ऑफ लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट, and when the reflected light reaches our eyes then we see the object। जब कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुंचती है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट शो होता है, अदरवाइज हमें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी शो नहीं होता, ठीक है। थर्ड, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कभी भी आपने देखा होगा अपने घर पर, जब भी मान लेते हैं कि ये कोई टॉर्च है, ठीक है, हम यहाँ पर एक टॉर्च बना लेते हैं, दिस इज अ टॉर्च, ठीक है। यहाँ से अगर आपने यहाँ पर कोई एक स्क्रीन है, समथिंग कोई स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, यहाँ पर हमें एक लाइट डालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हमने टॉर्च को ऑन किया तो रे ऑफ लाइट जो भी जाएगी वो सीधी सीधी उस स्क्रीन पर आपको शो होगी और यहाँ पर एक सर्कल सा एक आपको इस लाइट शो होती है। कभी क्या ऐसा होता है कि मुझे अगर मान लेते हैं कि मुझे ये पोजीशन एक्स है, इस पर लाइट चाहिए, तो हम टॉर्च को इस तरीके से रखें, कैसे? इस तरीके से, और रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से प्रोपगेट होकर पैराबोलिक पाथ में वो एक्स पर पहुंचेगी? नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी रे ऑफ लाइट होती है, जो भी ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है। ईएम वेव क्या होता है? ईएम वेव, तो ईएम वेव हमारा अगर सिंपल इसकी डेफिनेशन देते हैं तो ईएम वेव जनरली कंसिस्ट ऑफ टू वेव्स, वन इज इलेक्ट्रिक एंड वन इज मैग्नेटिक। देखो दो टर्म आए यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स एक आपका होता है इलेक्ट्रो, इसका मतलब ये होता है कि एक रे ऑफ लाइट
जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करती है, एक वेव जो मैग्नेटिक फील्ड भी कैरी करती है। और जब कोई वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैरी करती है, इस तरीके से कैरी करें कि दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बनाते हुए प्रोपगेट करें, तो उस वेव को हम बोल देते हैं ईएम वेव, या फिर बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट भी आपकी कुछ इसी तरीके की होती है, ईएम वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमेशा वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकती है। अगर आपने सनलाइट देखे ना, तो सन से अर्थ के बीच में कुछ पार्ट ऐसा है जो वैक्यूम होता है। अब वैक्यूम है फिर भी सनलाइट अगर हमारे पास पहुंच रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ईएम वेव है वो वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकती है। अगर वैक्यूम में ईएम वेव प्रोपगेट नहीं करती तो शायद ये होता है कि सनलाइट हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती। तो मेन इसकी जो एप्लीकेशंस है या जो मेन प्रॉपर्टीज हैं ईएम वेव की, वो ये हो गई हमारे पास कि ये आपकी वैक्यूम में प्रोपगेट कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, लाइट कुछ फिनोमिनास को फॉलो करती है। कुछ कॉमन फिनोमिना क्या हो जाते हैं हमारे, तो लाइट जनरली शेडो को फॉर्म करती है। इट फॉर्म अ शेडो, जब हम किसी धूप में जाकर खड़े होते आते हैं ना, तो हमारी भी शेडो बनती है। तो कंक्लूजन निकलता है कि लाइट का एक कॉमन फिनोमिना ये हो गया कि ये शेडो को फॉर्म करती है। फिर इमेज फॉर्म करती है। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पास हमारी इमेज शो होती है, या फिर अगर हम किसी लेंस के सामने खड़े होते हैं या फिर लेंस से हम किसी टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमें डिमिनाइज्ड या मैग्नीफाइड साइज का दिखता है ड्यू टू लेंस। कब, बट वो कब, जब लाइट प्रेजेंट होती है वहां पर तब। जब लाइट लेंस से प्रोपगेट करती है, लाइट लेंस से पास होती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट डिमिनाइज्ड फॉर्म में या मैग्नीफाइड फॉर्म में शो होता है। फिर लाइट जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है तो ये बेंड हो जाती है। व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, मींस इट चेंजेस इट्स ओरिजिनल पाथ। अब किस तरफ बेंड होती है तो हम इसकी बात डिटेल से करेंगे जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका स्टार्स का ट्विंकलिंग है, जो आपका रेनबो फॉर्मेशन है, ये सारे लाइट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी हम बात करेंगे जब हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इंक क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइट का अगर फिनोमिना पढ़ते हैं हम, तो लाइट में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन का मतलब अगर देखें हम तो रिफ्लेक्शन मीन्स जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ब्राइट सरफेस या स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन मतलब जब टकराकर वो सेम मीडियम में वापस से प्रोपगेट कर जाती है, वापस से चली जाती है। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन टर्म देते हैं, मीन्स इस टाइप को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जनरल डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ ब्राइट सरफेस इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रही इसकी डेफिनेशन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हाईली पॉलिश्ड क्यों यूज किया है हमने? पॉलिश्ड वर्ड क्या काम करता है यहाँ पर? तो पॉलिश्ड वर्ड हमारा यहाँ पर ये काम करता है कि एक हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई एक ग्लास लिया, एक हमारे पास एक सिंपल ग्लास है, एक ग्लास को हमने दूसरी तरफ से पॉलिश्ड कर दिया, सिल्वर पॉलिश्ड। दोनों केस में क्या होगा? जब रे ऑफ लाइट एक सिंपल ग्लास पर पड़ेगी तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होकर दूसरे मीडियम में चली जाएगी, या फिर बोले तो ग्लास से पास होकर पार निकल जाएगी। ठीक है, वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेकेंड केस हमारा ये बन जाता है कि जब हम उस ग्लास की किसी एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर देते हैं तो जो भी रे ऑफ लाइट वहां पर इंसिडेंट होती है, ड्यू टू सिल्वर पॉलिश लाइट उस सरफेस को ओवरकम नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती, और जब क्रॉस नहीं कर पाती तो टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन, वहां उस केस में होता है रिफ्लेक्शन। तो
हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मिरर को आपने देखा होगा, मिरर के पीछे तरफ एक सिल्वर पॉलिश्ड होता है। आप कभी उसको मिरर लो, अपने घर में कोई भी मिरर होगा तो आप एक मिरर लो, उसको पीछे से अपने नाखून से थोड़ा सा कुरेदना, ठीक है, स्केच करना, आपको कुछ एक सिल्वर पॉलिश्ड वो हटती हुई दिखेगी। जब वो सिल्वर पॉलिश पूरी हट जाती है ना, तब फिर मिरर पर कोई भी इमेज नहीं बनता। जब तक वो सिल्वर पॉलिश्ड है तब तक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तब तक रिफ्लेक्ट होती है, तो तब तक आपका इमेज फॉर्म होता है। तो मेन कंसेप्ट अगर मिरर का देखा जाए तो मेन कंसेप्ट रिफ्लेक्शन होता है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब उसके पीछे या किसी एक सरफेस पर सिल्वर पॉलिश्ड हो। ठीक है, तो एक हम इसको देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास है कोई एक सरफेस, ठीक है, ब्राइट सरफेस हम मान लेते हैं मिरर। इसकी एक सरफेस को क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी एक सरफेस को मुझे सिल्वर पॉलिश करना पड़ेगा। तो मैंने ये कर दिया, इसकी एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश। ठीक है, ये जो एरोस हैं ये आपके शो कर रहे हैं कि ये वाली सरफेस सिल्वर पॉलिश्ड है, मीन्स जो भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो इस बार इस वाली सरफेस पर रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर वाली सरफेस। ठीक है, इसका ये नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल? तो नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस, सरफेस पर खींची हुई एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाती है नॉर्मल की? द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल। ठीक है, फिर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो ये हो गए हमारे पास एक इंसिडेंट रे। मान लेते हैं कि ये रे ऑफ लाइट है जो यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। और ये हमारे पास जब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, इधर से तो सिल्वर पॉलिश्ड था ना, इधर से था, तो लाइट ओवली क्रॉस तो नहीं कर पाएगी सरफेस को, और अगर क्रॉस नहीं कर पाई तो टकरा के वापस से उसी मीडियम में चली गई। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइट है ये हो जाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। दो और नई टर्म आती है हमारे पास यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई। याद रखना, जब भी हम आई यूज करेंगे इट शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब डेफिनेशन क्या होती है दोनों की? तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये बना हुआ एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का एक जनरल डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलो इस आगे बढ़े, थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट लेना है। चलो मैं इंक क्लियर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो कुछ रूल्स बात कर लेते हैं। अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, एक ब्राइट सरफेस थी, उस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई रे ऑफ लाइट, तो दोनों के बीच का जो एंगल बना, एक उससे रिलेट करने वाला हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट रूल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल कौन से एंगल के बराबर होता है? तो चलो हम इसको देख लेते हैं। ये वाली चीज, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वन सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना हमारे पास प्रीवियस स्लाइड से क्लियर था, ये वही फिगर है। अब जो हमने यहाँ पे बात की है फर्स्ट रूल की, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? मीन्स ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। जितना एंगल नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे बनाती है ना, उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट रूल, मीन्स ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होते हैं, तो दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, सेकेंड रूल इसका, तो इसका सेकेंड रूल ये होता है द इंसिडेंट रे, ये वाला जो रे है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ये वाली, और नॉर्मल मीन्स ये वाला, ये तीनों लाइंस हमेशा सेम प्लेन में लाई करती है। क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट इज द मीन ऑफ सेम प्लेन? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. What is the mean of same plane? क्या मतलब होता है सेम प्लेन का? चलो इस सेम प्लेन को हम क्लियर कर लेते हैं। What is the mean of same plane? सेम प्लेन का मतलब, देखो मैं आप एक बात क्लियर करना चाहूंगा, सेम प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन नहीं होता। जिस प्लेन पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है वो हमारा सेम प्लेन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि सेम प्लेन पर आके मिलना मतलब सारी रे ऑफ लाइट यहाँ आके मिली मतलब ये हो गया हमारा सेम प्लेन। तो ऐसा हमारा सेम प्लेन, ये वाला प्लेन हमारा सेम प्लेन नहीं होता है। फिर कौन सा होता है सेम प्लेन? तो चलो हम इसकी भी देखते हैं बात। ठीक है, सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई एक कागज का टुकड़ा या पेज अगर हम इस तरीके से वर्टिकली रखें, इस तरीके से वर्टिकली रखें, तो ये पेपर इस इंसिडेंट रे, इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल तीनों को टच करता हुआ निकलेगा। दिस इज कॉल्ड द सेम प्लेन। ये वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है ये हमारा होता है सेम प्लेन। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सेम प्लेन का मतलब ये नहीं होता है। कौन सा? एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। सेम प्लेन का मतलब ये वाला प्लेन नहीं होता। जिस प्लेन पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, जिस प्लेन पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है वो वाला प्लेन सरफेस या फिर वो वाला स्मूथ ब्राइट सरफेस जो मिरर है, वो मिरर हमारा प्लेन सरफेस नहीं होता है। ठीक है, ये वाला हमारे लिए प्लेन सरफेस नहीं है। प्लेन सरफेस कौन सा होता है? तो प्लेन सरफेस मतलब एक वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इस प्लेन पर 90 डिग्री बनाते हुए एक प्लेन, 90 डिग्री बनाते हुए ये वाला एक प्लेन जो इन तीनों को रे ऑफ लाइट्स को कवर करता है। मीन्स अगर देखा जाए तो ये वाला जो प्लेन होता है ना, ये वाला प्लेन आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को टच करता हुआ जा रहा है। तो जो ये वाला वर्टिकल प्लेन है, ये वाला वर्टिकल प्लेन हमारा क्या है? ये वाला वर्टिकल प्लेन हमारा है सेम प्लेन। ठीक है, बात क्लियर हो गई सेम प्लेन का मतलब। तो ये वाला हमारा सेम प्लेन है। कौन सा? ये वर्टिकल जो आपको शो हो रहा है ना, ये हमारा कहलाता है सेम प्लेन। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो गई आपको। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जनरल जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशंस के साथ। तो सम बेसिक डेफिनेशंस इंसिडेंट रे की। व्हाट इज द इंसिडेंट रे? तो जो रे ऑफ लाइट ब्राइट या स्मूथ सरफेस पर या मिरर पर इंसिडेंट होती है, उस लाइट की रे को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोला है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट फॉल होती है उस लाइट को हम बोल देते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। जो रे ऑफ लाइट टकरा के सेम मीडियम में वापस चली गई उस रे ऑफ लाइट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन क्या होती है? द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंड बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस लाइट को वापस उसी मीडियम में भेज देता है उस रे ऑफ लाइट को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? थर्ड,
थर्ड टर्म हमारे पास आ जाता है नॉर्मल। नॉर्मल की हमने पहले भी बात कर चुके हैं। नॉर्मल मीन्स एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ राइट एंगल? हाँ, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। मीन्स एक ऐसी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उस लाइन को हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। हाँ, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स द एंगल मेड बाय द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टर्म्स क्लियर होगी आई थिंक आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल अभी हमने लॉ में पढ़ा है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल की भी हम बात कर चुके हैं। फिर एक और नया टर्म आता है हमारे पास, दैट इज द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपल टर्म में अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए, तो जब भी हम मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हमें इमेज फॉर्म करना होता है, उस चीज को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन, या फिर कोई समथिंग, कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है, जो हमने किसी मिरर के सामने रखी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखी, जिसका हमें इमेज फॉर्म करना है, दैट थिंग इज नोन एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज द थिंग दैट फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन। जिसका स्क्रीन पर इमेज बनता है, उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, या आपके पास कोई पेन है तो आपका पेन, चौक, डस्टर, कुछ भी हो सकता है। इमेज, तो इमेज जिसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर बनता है, जिस ऑब्जेक्ट का, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को हम बोल देते हैं इमेज। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट से कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ इमेज फॉर्म करती है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। उस स्क्रीन के ऊपर जो बने हुए रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको हम बोल देते हैं इमेज, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशंस क्लियर है इनकी, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम अगर आगे हम पढ़ेंगे मिरर्स की वजह से इमेज फॉर्मेशन, तब हमारे पास ये सारी चीज़ें यूज होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे मिरर फॉर्मेशन के लॉ में हमारे लिए यूज होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे लिए ये यूज होगा। इमेज क्या होता है, हमारे लिए ये यूज होगा। और इसके बाद हम आगे इस इमेज को दो तरीके से और क्लासीफाई करेंगे, वन इज द रियल एंड वन इज द वर्चुअल इमेज। तो हम वहाँ पर इस रियल और वर्चुअल को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये हो जाना चाहिए कि आपकी यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, गुड। तो हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज कर देते हैं, आज की क्लास, ठीक है। हम मिरर वगैरह जो भी होगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस मिरर और मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।